वर्ष 1924 में किस देश के राष्ट्रपति कैल्विन कुलिज रेडियो से देश को संदेश देने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे? पहला ही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि किस देश के राष्ट्रपति ने पहली बार देश को रेडियो पर संदेश दिया था? किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसा किया था? इसमें मैंने सन भी दे दिया और बेटा आपको राष्ट्रपति का नाम भी दे दिया। देश आपको बताना है ये किस देश के राष्ट्रपति थे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी बताइए किस देश के राष्ट्रपति थे। चलिए, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। ये 1924 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैल्विन कुलिज। इन्होंने रेडियो से देश को संदेश दिया और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति बने थे दुनिया में। तो अमेरिका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां है? बताइए बच्चा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक? कहां पर है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या न्यू दिल्ली? सभी बच्चे कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए हमारे लाइव टेस्ट के साथ। तो याद रखिएगा ये कोलकाता में स्थित है। कहां है बच्चे? ये कोलकाता में स्थित है। कहां पर है बेटा? ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 3। सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में कुल कितने गुना है? सूर्य का अगर व्यास देखा जाए, डायामीटर देखा जाए, वो पृथ्वी की तुलना में कितने गुना है? 100, 120, 109, 106? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइए बच्चा पार्टी। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। तो वो 109 गुना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 109। सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में 109 गुना है। आइए सवाल नंबर 4। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में दी गई है? उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 66, 65, 67 या 68? बताइएगा सभी बच्चा। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में दी गई है? किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है? तो अनुच्छेद 67, आर्टिकल नंबर 67। सी ऑप्शन इस सवाल का जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आर्टिकल नंबर 67। आइए सवाल नंबर 5। आज क्रिसमस डे पर स्पेशल सवालों का स्पेशल सा टेस्ट है। 40 सवालों का टेस्ट आज होगा। सभी बच्चे एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना? तो संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 81, 82, 83 या 84? कमेंट करिएगा जल्दी से। संसद के सदनों की अवधि ये किस आर्टिकल में बच्चों दी गई है? संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में है? मुझे बताइएगा सभी विद्यार्थी कमेंट करके सही जवाब क्या होगा। संसद के सदनों की अवधि, तो बच्चों ये आर्टिकल नंबर 83 में है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल नंबर 83, अनुच्छेद 83, सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 6 की ओर। बताइए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइएगा बच्चों, ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1951, 1954, 1929 या 1900? ऑस्कर की शुरुआत बताइए कब की गई थी? तो बिल्कुल बच्चों सी करेक्ट है, 1929 में। कब की गई? 1929 में। सवाल नंबर 7। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को
राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये किसके बर्थडे पर, किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? सीवी रमन, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद या वीर सावरकर? बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। नमस्ते अविनाश जी, प्रियंका जी, सुधीर कुमार, मोना, संजीव, सभी बच्चे अपना सही उत्तर देते रहिए और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास शुरू होते ही एक बार शेयर कर दिया करो। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे के रूप में मनाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 8, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है बच्चों? जल्दी बताइएगा। त्यागी जी, करिश्मा जी, लेट हैं आप, 8:30 पर क्लास शुरू हो जाती है, आप 10 मिनट लेट आई हैं। चलिए, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, गया, भोपाल, वाराणसी, कहां पर है ये? राजा भोज, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भोपाल में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर 9, किस देश के कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है? किस देश के कॉफी के बागानों को फजेंडा के रूप में नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? बताइए, जल्दी बताइए। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, आप 8:30 बजे करेक्ट चैनल को खोल लिया करो और वीडियोस पे जाके चेक कर लिया करो, ठीक है ना? दूसरे नंबर का ऑप्शन आता है वीडियोस का, वहां पर आज चले जाया करो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ब्राजील हो जाएगा, ठीक है? जो ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं ना, उन्हीं को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन ब्राजील बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 10, जो टेलीस्कोप होता है दूरदर्शी, इसमें प्रयुक्त होते हैं एक उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस, दो अवतल लेंस या एक अवतल तथा एक उत्तल लेंस? बताइए, जो दूरदर्शी बच्चों टेलीस्कोप होता है इसमें क्या प्रयुक्त होता है? सवाल नंबर 10 बताइए पढ़ के मुझे जल्दी से। कौन कौन से लेंस इसमें लगे होते हैं? मैं हिंट देता हूं, इसमें लेंस तो दो लगे होते हैं। अब आप बताओ और बी और सी में से कौन सा करेक्ट है? आप बताइए बी और सी में से कौन सा करेक्ट है? बी और सी में से कौन सा सही है? बिल्कुल बच्चा, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, कन्वेक्स लेंस जिसको आप बोलते हो, कन्वेक्स लेंस जिसको आप बोलते हो। तो टेलीस्कोप में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, ये बात आप कभी भी मत भूलना, ठीक है बच्चों? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। वाहनों के मीटर में दिखाया जाने वाला आरपीएम, आरपीएम किस यंत्र के प्रयोग से चलता है? आपने बच्चों देखा होगा जब गाड़ी में या किसी भी वाहन में रेस दी जाती है तो वो जो मीटर की सुई उठती है वो 4, 5, 6 पर चली जाती है। जब रेस देते हैं तो मीटर की सुई उठ जाती है। जब खड़ी खड़ी बाइक में आप रेस देते हो तो आरपीएम का मीटर होता है। सबसे पहले तो ये बताओ कौन बच्चा बताएगा आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी कमेंट करके बताइए, बिना गूगल पे देखे मुझे जल्दी बताइए, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई चीटिंग नहीं करेगा। आरपीएम की फुल फॉर्म देखता हूं कितने बच्चे जानते हैं। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा आज, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा आरपीएम का मीटर क्यों होता है। जब आप बाइक में रेस देते हो तो रेस देने से वो सुई उठती है, वो आरपीएम की सुई होती है। और बच्चों आरपीएम चलता है, याद रखना, टैकोमीटर से। सी ऑप्शन। बच्चों ओडोमीटर आप गलत बता रहे हो, ओडोमीटर तो स्पीड के मीटर को कहते हैं, स्पीड बताता है ओडोमीटर। टैकोमीटर आरपीएम बताता है, टैकोमीटर बताता है आरपीएम।
तो इसका आंसर तो सी होगा। और बेटा जो ये आरपीएम होता है, आरपीएम की फुल फॉर्म है राउंड पर मिनट। क्या होती है? राउंड पर मिनट। ठीक है बच्चे, आप अपनी बाइक का मीटर देखना, जब सुई 4 पे चली जाती है तो मीटर पर बीचों बीच लिखा होता है गुणा में 1000। ठीक है बच्चे, गुणा में 10,000 लिखा होता है। ठीक है, आप देखना, यानी अगर सुई 5 पे चली जाए तो 5 की गुणा 10,000 कर लीजिए आप। इतने 1 मिनट में इतने चक्कर आपका टायर लगा रहा होता है। तो राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट वो एक ही है। चलिए सवाल नंबर 12 पे आते हैं। जूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए बच्चा। बताइए बेटा, जूलिया जलप्रपात, जूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? स्वर्णरेखा, इंद्रावती, गंडक या चंबल? सवाल नंबर 12, बताइए जल्दी से कमेंट करके। जूलिया जलप्रपात, सभी बच्चों को बराबर समय दिया जा रहा है। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, सभी बच्चे मिलकर आज शेयर करेंगे। तो बेटा जूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये चंबल नदी पर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रियंका आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी, डी बिल्कुल करेक्ट है। ज्योति जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, बिल्कुल बच्चों डी करेक्ट है। चंबल, जूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। ये कोटा के निकट है, ये बच्चों कोटा के पास है, कोटा के पास है। सवाल नंबर 13, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर कोलोरेडो नदी पर स्थित है? देखो, किन दो देशों की सीमा पर कोलोरेडो नदी पर नियाग्रा वाटरफॉल्स है, नियाग्रा जलप्रपात है? किस नदी की किन देशों की सीमा पर यह जलप्रपात बना हुआ है? अमेरिका कनाडा, अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका ग्रीनलैंड या इनमें से कोई नहीं? मुझे कमेंट करके बताइए। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग, सभी को मैरी क्रिसमस। आज सेंटा क्लॉज आएगा और आपको गिफ्ट देके जाएगा, लेकिन पहले आप पूरी क्लास तो देखो, पहले आप पूरी क्लास देखिए, पहले आप पूरी क्लास देखिए बच्चों। तो नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा पर है? अमेरिका, कनाडा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिका और कनाडा, ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 14, पटाना किस देश में घास के मैदान है? पटाना किस देश में घास के मैदान है? सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो प्यारा बच्चा जुड़ चुका है क्लास को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। पटाना घास के मैदान कहां है? ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? बताइएगा, कहां है पटाना घास के मैदान? देखता हूं कितने बच्चे बता सकते हैं पटाना कहां है। तो श्रीलंका इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही पढ़ते रहिए सवालों को और अच्छे से अपना सवाल देते रहिए। पटाना घास के मैदान श्रीलंका में है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 15, बताइए अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला, हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या शूटिंग? ऐसे ही आपसे मिक्स प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप रेलवे की परीक्षा देंगे आपसे ऐसे ही बच्चों प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। बताइए अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? क्या करती है अपूर्वी चंदेला? हॉकी खेलती है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या शूटिंग? जी, तो शूटिंग से संबंध है इनका। अपूर्वी चंदेला, इनका संबंध किससे है बच्चा? इनका संबंध शूटिंग से है। तो डी करेक्ट है, शूटिंग। सवाल नंबर 16, भारत भूकंप क्षेत्र में कुल कितने जोन में बटा हुआ है? भारत भूकंप क्षेत्र में कुल कितने जोन में बटा हुआ है? कितने जोन है भारत में? भूकंप के कितने जोन है?
4, 5, 6 या 10? बताइएगा। 4, 5, 6 या 10? तो देखिए बच्चा, भारत में भूकंप के कुल 5 जोन है। कितने जोन है? भारत में भूकंप के कुल 5 जोन है, तो बी करेक्ट है ऑप्शन इसका। सबसे खतरनाक जोन भूकंप क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा होता है? सबसे खतरनाक जोन बताओ कौन सा है? जोन 1, 2, 3 या 5? 1, 2, 3 या 5? कौन सा जोन सबसे खतरनाक है, जहां सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं? बताइए, कौन सा जोन सबसे खतरनाक जोन है? जी, जोन 5। डी ऑप्शन इसका सही है। सभी बच्चों का सही जवाब है डी ऑप्शन, जोन 5। याद रखिएगा बच्चा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो जोन 5वां है, 5th जोन। ठीक है बच्चे, जो 5वां जोन है ये बिल्कुल खतरनाक जोन होता है, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 18, पूर्वी भारत भूकंप के किस जोन में आता है? पूर्वी भारत भूकंप के किस जोन में आता है? जोन 5, 4, 3 या 6? देखो, दिल्ली जोन 4 में आती है। पहली बात, दिल्ली जोन 4 में आती है और जोन 5 सबसे खतरनाक भूकंप वाला क्षेत्र है। तो जो पूर्वी भारत है वो जोन 5 में ही आता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वी भारत जोन 5 में ही आता है। ठीक है बच्चा, पूर्वी भारत किस में आता है? ये जोन 5 में ही आता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। वायु द्वारा निर्मित झीलें, जिन्हें पलाया झील भी कहते हैं, किन राज्यों में देखने को मिलती है? किस राज्य में देखने को ये मिलती है? वायु द्वारा निर्मित झीलें, पलाया झीलें, पलाया झीलें किस किस राज्य में देखने को मिलती है? अविनाश कुमार जी, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। भारत में भूकंप के कुल 5 जोन है। सबसे खतरनाक जोन है 5वां जोन। पूर्वी भारत में, जहां पर असम, मेघालय वगैरह ये हैं, पूर्वी भारत में जोन 5 में आता है वो, और दिल्ली जोन 4 में आती है। ठीक है बच्चा, तो वायु द्वारा निर्मित झीलें, पलाया झीलें, ये बच्चों राजस्थान में देखने को मिलती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। सी ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। सवाल नंबर 20, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? 20वें सवाल का सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक सवाल में। आज क्रिसमस डे पर स्पेशल सवाल लेकर आया हूं, बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, नोल एंड रुस्का। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है बच्चों, सी ऑप्शन, नोल एंड रुस्का ने किया था। सवाल नंबर 21, लोहे को गलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लोहे को गलाने के लिए किसका यूज होता है? क्रोमियम, मैग्नीज, यूरेनियम या जर्मेनियम? बताइए, लोहे को गलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रोमियम, मैग्नीज, यूरेनियम या जर्मेनियम? जल्दी बताइए कमेंट करके बच्चों, किसका यूज किया जाता है लोहे को गलाने के लिए? किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल सही है बी। बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बच्चे? मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, 21वें का बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट जीके लेकर आता हूं डेली आप लोगों के लिए, डेली आया करो। सोनू जी, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग डियर। सवाल नंबर 22, लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? ऐसा भी पूछा जाएगा, रेलवे की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। बताइए, लॉ ऑफ इनर्शिया
न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? नियम 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के किस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? बताइएगा बच्चा, न्यूटन के किस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो नियम नंबर 1 को किसको कहते हैं बेटा? नियम नंबर 1 को कहते हैं। ठीक है बच्चे, नियम नंबर 1 को कहते हैं। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 23 बताइए, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा जल्दी से बताइएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल उत्तल दर्पण? बताइएगा, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो सोलर कुकर होते हैं, तो जो कॉनकेव मिरर आपका होता है ना बच्चों, कॉनकेव मिरर जो आपका होता है, यानी कि अवतल दर्पण। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसी अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। बताइए सवाल नंबर 24 में विलियम गोडार्ड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? विलियम गोडार्ड के द्वारा किसका आविष्कार बच्चों किया गया था, मुझे बताइए। विलियम गोडार्ड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? जल्दी बताइए कमेंट करके, सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी बताइए, विलियम गोडार्ड ने किसका आविष्कार किया था? देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे इस सवाल को। इंतजार कर रहा हूं सही जवाब का, मुझे बताइए जल्दी से। विलियम गोडार्ड। मैं अच्छा हूं जी, बिल्कुल मैं अच्छा हूं। जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल, रॉकेट। रॉकेट इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। विलियम गोडार्ड ने रॉकेट का आविष्कार किया था, बी करेक्ट है। बताइए सवाल नंबर 25 में रेडियो एक्टिविटी को किसके द्वारा मापा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आज की क्लास का, जल्दी बताइएगा। रेडियो एक्टिविटी को किसके द्वारा मापा जाता है? जल्दी बताइए। रेडियो एक्टिविटी को किसके द्वारा मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी को किसके द्वारा मापा जाता है? पीएम काउंटर, जीएम काउंटर, एफएम काउंटर या टीएम काउंटर? यह फिजिक्स का सवाल है, जल्दी बताइए। रेडियो एक्टिविटी को किसके द्वारा मापते हैं? तो बच्चों जीएम काउंटर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीएम काउंटर, याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट है। बी जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 26 की ओर। आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रेणु जी आप कमेंट करते रहिए अपना सही जवाब। 1922, 1925, 1921 या 1923 में न्यूटन को किस साल नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बेटा 1921 में मिला था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरी सिंपल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1921। आइए सवाल नंबर 27। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने की थी, जिसके लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस साल मिला था इन्हें? 1921, 1912, 1911, 1915? आप याद रखिएगा। न्यूटन को मिला था कब? ये देखो, जो सॉरी आइंस्टाइन को, सवाल नंबर 26 की बात अगर करें तो आइंस्टाइन को 1921 में मिल गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, और 27वें सवाल में रेडियम की खोज के लिए
रसायन का नोबेल 1911 में मिला था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1911। सवाल नंबर 28, आल्प्स पर्वत को कहते हैं, आल्प्स पर्वत को कहते हैं यूरोप का हिमालय, एशिया का हिमालय, अफ्रीका का हिमालय या ऑस्ट्रेलिया का हिमालय? बताइए बच्चे, किसे कहते हैं आल्प्स पर्वत को? किसका हिमालय कहते हैं? तो बच्चों यूरोप का हिमालय कहते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा, सवाल नंबर 28 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। सभी बच्चे अपना सही जवाब कमेंट करते रहिएगा। तो इसे यूरोप का हिमालय कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 29 बताइए। 6 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था, जो किस देश के राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट के नाम पर पड़ा था? बताइएगा बच्चों। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था, जो किस देश के राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट के नाम पर पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा, किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, जापान के शहर हिरोशिमा पर? तो ये राष्ट्रपति अमेरिका के थे। बिल्कुल सी करेक्ट है, अमेरिका। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, जिसकी गुणा 4 में करते चले जाते हैं और 32 आ जाती है दांतों की संख्या? मनुष्य का दंत सूत्र कमेंट करिए जल्दी, क्या होता है बच्चा? मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, बताइएगा मुझे। सही जवाब क्या है इसका? और इसमें 4 की गुना हो जाती है, हर एक संख्या में 4 की गुना हो जाती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं ना हमारे, हमारे बेटा 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो मनुष्य का दंत सूत्र 21-23 होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 21-23 के हर एक में 4 की गुना अगर करोगे और सबको जोड़ोगे तो 32 आ जाता है। ठीक है बच्चे, 32 दांत होते हैं ना मुंह में, मुंह में 32 दांत होते हैं। 21-23 इसका करेक्ट आंसर है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। सवाल नंबर 31, अमृतसर की स्थापना किसने की? किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की? गुरु अमरदास, अंगद, रामदास या अर्जुन देव? अमृतसर की स्थापना किसने की थी, मुझे बताइए जल्दी से। सही जवाब कमेंट करिएगा। जल्दी बताइए बच्चों। जल्दी बताइए, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब आपका रामदास हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, रामदास। किसने की थी बेटा? ये रामदास ने की थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 32 की ओर। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जैसे अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में। तो इसी प्रकार गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी कमेंट करिएगा अपना सही जवाब और बताइए गुरुमुखी लिपि किसने बनाई थी? सिखों के 10 गुरु हुए हैं, सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। बताइए। तो बच्चों जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था वो गुरु अंगद ने किया, गुरु अंगद ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है, गुरु अंगद। सवाल नंबर 33, साल्ट रेंज पर्वत कहाँ है? ये साल्ट रेंज पर्वत कहां पर है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या पाकिस्तान? बताइएगा, साल्ट रेंज पर्वत कहां पर
स्थित है। जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सुन रहा है ना तू? क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चे जल्दी से। तो साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। साल्ट रेंज पर्वत कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये पाकिस्तान में स्थित है। आइए सवाल नंबर 34। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जहां पर लोहे की खानें और कॉफी की खेती भी होती है। ये ऐसे है, बाबा बुदन की पहाड़ियां जहां पर लोहे की खानें हैं और यहां कॉफी की खेती भी होती है। ये कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? बताइएगा कहां पर है ये बाबा बुदन की पहाड़ियां? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है बच्चा? तो सभी ध्यान रखिएगा, ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल प्रभव जी, करेक्ट आंसर कर्नाटक होगा। कर्नाटक के चिकमंगलूर में, कर्नाटक के चिकमंगलूर में। ठीक है प्यारे बेटा, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। बताइए बोस इंडिकस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? बोस इंडिकस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? बोस इंडिकस। चलिए, तो जो बोस इंडिकस है प्यारे बच्चों, वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। नहीं बच्चे, सवाल नंबर 35वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोस इंडिकस गाय का, किसका बच्चे? कहा है बच्चे? बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। बताओ ओरिजा सेटाइवा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ओरिजा सेटाइवा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा। बताइए बच्चे, ओरिजा सेटाइवा। 2 मिनट की क्लास बची है, सभी बच्चे कमेंट करके सही जवाब बताइएगा। सवाल नंबर 36वें का क्या सही जवाब होगा? सभी को मौका देता हूं। तो ये चावल का वैज्ञानिक नाम है बच्चे, चावल का वैज्ञानिक नाम है। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए, चावल का वैज्ञानिक नाम है। बताइए इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बेंटिंग एंड बेस्ट, विलियम हार्वे या लुइस पास्चर? इसका तो बता ही दो कम से कम। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा की गई थी। चलिएगा सवाल नंबर 38 की ओर। बताइए ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है? ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है? ठीक है बच्चे,
37वें सवाल का आपका बेंटिंग एंड बेस्ट, याद रखिएगा इसको। इनको फ्रेडरिक बेंटिंग भी कहते हैं। इनका नाम बेंटिंग तो है ही, सर फ्रेडरिक बेंटिंग भी इनको बोला जाता है। तो ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है बताइए? सरोजनी नायडू, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी? ये किसकी पुस्तक का नाम है? ब्रोकन विंग्स। कमेंट करिए सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करिए। ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक का नाम है? बिल्कुल सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की पुस्तक है। सवाल नंबर आप 39 बताइए। बताइए संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? संविधान के कुल 22 भाग हैं। कौन सा भाग संविधान का सबसे बड़ा है? बताइए कौन सा भाग है संविधान का जो सबसे बड़ा है? भाग 4, भाग 12, भाग 15 या फिर भाग 5? तो संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, डी लगा लीजिए। संविधान का भाग 5, 52 से 151 तक अनुच्छेद है, लगभग 100 अनुच्छेद है बच्चों इसमें। कौन सा भाग सबसे बड़ा है? भाग 5 सबसे बड़ा है भाई। और आखिरी सवाल ये, धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं? बताइए धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं? और कहीं जाइएगा मत अभी, बताइए पहले। सवाल नंबर 40, धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं? टेटनस को, चेचक को, निमोनिया को, चिकनगुनिया को? इस सवाल का आंसर लेके जाइएगा सभी बच्चे। आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है। क्रिसमस डे का आज स्पेशल दिन है। सवाल नंबर 40 का सभी बच्चे सही जवाब दीजिए। जल्दी बताइएगा। फिर एक खूबसूरत सी शायरी मैं आज आपको सुनाऊंगा। एक खूबसूरत सी शायरी मैं आपके लिए कहूंगा। आप मुझे पहले सवाल नंबर 40 का सही जवाब बताइएगा। धनुष टंकार रोग किसको कहते हैं? खूबसूरत सी शायरी के साथ आज हमारी क्लास एंड होगी और फिर कल मिलेंगे ठीक रात 8:30 बजे। बिल्कुल टेटनस जो टेटनस होता है वो बच्चों धनुष टंकार रोग उसी को कहते हैं। धनुष टंकार रोग टेटनस को ही कहते हैं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा अभी कमेंट करके। सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। और डेली रात 8:30 बजे तैयार हो जाया करो, ठीक है? तू चांद में सितारा होता, आसमां में एक आसिया हमारा होता, लोग तुझे दूर से देखा करते और पास रहने का हक सिर्फ हमारा होता। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी खूबसूरत सी शायरी के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।